का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ इस वक्त में लक्ष्मी उपाध्याय। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और आज इस डिजिटल लाइव में हम बात करने वाले हैं जिस तरीके से नसरुल्लाह की मौत को लेकर अब लगातार प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है। कश्मीर घाटी में कई जगहों पर प्रदर्शन हुआ है, इसके अलावा लखनऊ में प्रदर्शन हुआ है। इस प्रदर्शन के पीछे की वजह क्या है और इससे क्या मैसेज देने की कोशिश हो रही है? इससे पहले महबूबा मुफ्ती की तरफ से भी कल रैली जो है वो रद्द की गई थी और इसके पीछे भी यही कारण बताया गया था। क्या इसके ज़रिए जो शिया समुदाय है उसे साधने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि जम्मू कश्मीर में आप सभी जानते हैं कि इस वक्त विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। आखिरी फीस की वोटिंग 1 अक्टूबर को होनी है, यानी कि कल होनी है और 8 को नतीजे सामने आएंगे और उससे पहले लगातार इस तरह के प्रदर्शन कई मैसेज देते हुए लक्ष्मी निश्चित तौर पर देखिए प्रदर्शन हो रहे हैं और खासकर अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के कराची में विरोध प्रदर्शन हुआ। तमाम लोग शामिल हुए प्रदर्शन में। पुलिस की झड़प हुई, कई पुलिसकर्मी घायल हुए, उनको रोका गया और इसके लिए बाकायदा नारे लगाए गए। नारे लगे अमेरिका मुर्दाबाद के। दरअसल जो प्रदर्शनकारी वहां पर इकट्ठा हुए थे वो अमेरिकी दूतावास की ओर जाने की कोशिश कर रहे थे, जिसको पुलिस ने रोका और वहां पर नसरुल्लाह के समर्थन में जिंदाबाद के नारे लगे तो वहीं अमेरिका मुर्दाबाद के भी नारे लग रहे थे। जगह जगह प्रदर्शन का दौर देखने को मिल रहा है। अब सवाल ये है कि जो हिजबुल्लाह के कमांडर की मौत जिस अटैक में हुई उसके बाद भी अभी कई बड़े ऐसे सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं, क्योंकि नसरुल्लाह की डेड बॉडी जब हिजबुल्लाह ने कलेक्ट की वहां से तो उस पर कोई चोट के निशान नहीं, उसको लेकर भी अभी सस्पेंस है। हालांकि पहले इस बात की पुष्टि हिजबुल्लाह की ओर से नहीं की गई थी, आईडीएफ की ओर से पुष्टि की गई थी कि हमने नसरुल्लाह का खात्मा कर दिया है, वो और दुनिया में कहीं भी अब आतंकित लोगों को नहीं कर पाएगा। उसके बाद जो है डेड बॉडी को कलेक्ट किया गया और उसके बाद जो बातें निकलकर सामने आई वो ये कि शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं है। आशंका इस बात की जताई जा रही है कि जो बम ब्लास्ट हुआ है उसके धमाके की जो आवाज रही है शायद उसकी वजह से कुछ भी ऐसा इशू रहा होगा, हार्ट का इशू रहा हो या कोई अन्य वजह रही हो जिसकी वजह से बम धमाकों की वजह से वो मौत हो सकती है। जी हाँ, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तो ये एक थ्योरी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अभी स्पष्टता इसको लेकर नहीं आई और इसके लिए थोड़ा सा इंतजार ज़रूर करना होगा। लेकिन इस वक्त जो प्रदर्शन लक्ष्मी देखने के लिए मिल रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर नसरुल्लाह की मौत पर भारत में क्यों प्रदर्शन हो रहे हैं, भारत के अलग अलग इलाकों में क्यों प्रदर्शन हो रहे हैं। और कल भी जब महबूबा मुफ्ती की तरफ से चुनावी रैली को रद्द किया गया था और कई जगहों पर तो 3 दिन के शोक की बात भी कही गई, तो सवाल यही उठ रहा था कि क्या ये एक तरीके से कॉन्स्पिरेंसी को क्रिएट करने की साजिश है जिसके तहत अब एक ऐसा आतंकी जो लगातार बड़े हमलों में शामिल रहा है, इजराइल को इतना नुकसान पहुंचा चुका है, उसका समर्थन ये लोग क्यों कर रहे हैं? आखिर इसके पीछे आप क्या वजह? बिल्कुल, देखिए ये अपना किस तरीके से एक अलग चीजों को क्रिएट करने की कोशिश है। हालांकि अगर आप अमेरिका का बयान नसरुल्लाह की मौत के बाद देखेंगे तो स्पष्ट हो जाता है कि नसरुल्लाह किस तरीके का व्यक्ति था, उसकी छवि क्या थी, उसको किस तरीके से आतंकवादी घोषित किया गया था। क्योंकि उसकी मौत के बाद अमेरिका की ओर से जो बाइडेन का एक बयान सामने आया और उस बयान ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया नसरुल्लाह को लेकर। बाइडेन की ओर से कहा गया कि नसरुल्लाह हजारों लोगों की मौत का जिम्मेदार था, यानी हजारों लोगों का हत्यारा था। साथ ही ये कहा गया कि उसकी मौत के बाद उन तमाम परिवारों को न्याय मिला जिन परिवारों के सदस्य नसरुल्लाह की वजह से मौत के घाट उतारे गए। तो यहां से स्पष्ट हो जाता है कि देखिए नसरुल्लाह कौन था। जाहिर है कि 32 साल की उसकी जो जर्नी रही उसमें किस तरीके से वो टॉप कमांडर 32 साल की उम्र में बन गया था और उसके बाद किस तरीके से उसने हिजबुल्लाह को सिर्फ लेबनान में ही नहीं बाकी के आसपास एरिया में भी किस तरीके से उसने अपना वर्चस्व बढ़ाया, कैसे आतंकी संगठन में उसकी एक पकड़ बनी और उसके बाद किस तरीके की उसकी गतिविधियां रही वो सभी की नजरों में है। इजराइल की ओर से साफ तौर पर उसके खात्मे का पहले ऐलान किया गया था। अब चूंकि उसके चचेरे भाई हाशिम के हाथ में कमांड पहुंच गई है, लेकिन जैसा कि आपने कहा मुद्दा ये कि ये प्रदर्शन के जरिए क्या कुछ समझाने की कोशिश की जा रही है। कोई उसे शहीद बता रहा है कि वो शहीद हो गया है, तो किसी के लिए वो आतंकवादी था, जैसे कि अमेरिका की ओर से कहा गया कि भाई लोगों को न्याय मिला है। तो किस परिप्रेक्ष्य में कितने फायदे अपने हिसाब से लोगों को उसके नजरिए से दिख रहे हैं, उस हिसाब से उसका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए इसमें शिया समुदाय का भी नाम बार बार इसलिए आ रहा है क्योंकि जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती की तरफ से चुनावी रैली रद्द की गई उसके बाद सीधे तौर पर यहाँ पर ये माना जा रहा था, कई रिपोर्ट्स ऐसा बताती हैं और हमारे साथ कल रोहन भी जुड़े थे, उन्होंने भी आपको जानकारी दी थी कि जो
अब जहां पर चुनाव हो रहा है, यानी कि जिन 40 सीटों पर अब चुनाव होने जा रहा है, वहां पर शिया समुदाय जो है वो अच्छा खासा वर्चस्व रखते हैं और शायद उन्हीं को साधने की कोशिश ये की जा रही है जिस तरीके से नसरल्ला की मौत का विरोध किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये कश्मीर घाटी तक ही सीमित नहीं है, या पाकिस्तान की भी हमने बात की जहाँ कराची में इस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं, ये लखनऊ में भी देखने के लिए मिला है। जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है वो कई सवाल पैदा करता है, और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि एक आतंकी की मौत पे इस तरह का विरोध क्यों किया जा रहा है, एक आतंकी संगठन से जुड़े हुए प्रमुख की मौत पर इस तरह का प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है। ये एक अच्छा मैसेज नहीं है। लेकिन पीडीपी के अगर आप घोषणा पत्र को देखेंगे तो उसमें कई ऐसे वादे हैं जो आतंकियों से जुड़े हुए ही लगते हैं, जिसमें 370 को एक बार फिर से बहाल करने की पीडीपी लगातार, देखिए रोमिता, जो कि आपने जिक्र किया, माफी चाह रही हूँ मैंने बीच में आपको रोका, लेकिन पीडीपी का तो एकदम से स्पष्ट रहा है, पाकिस्तान से बात कीजिए, पाकिस्तान को हम साथ लेकर चलेंगे, इस बात का भी जिक्र मैनिफेस्टो में है। तो सवाल ये है कि उनकी जो विचारधारा है, या आप कह लीजिए कि जिस तरीके का एजेंडा है, आइडियोलॉजी है, वो सबके सामने है। तो अगर इसके जरिए क्या कश्मीर घाटी के, जहां आपने कहा कि महबूबा मुफ्ती ने वहां पर अपनी रैली रद्द कर दी, कहा कि मैं उनकी शोक संवेदना व्यक्त कर रही हूं, सवाल ये है कि क्या वाकई वहां का मुसलमान नसरल्लाह को कोई बहुत बड़ा वो मानता है, या फिर उनकी नजरों में भी वो एक वही आतंकवादी था, जैसा कि अमेरिका की ओर से कह दिया गया है, बाइडेन की ओर से, कि हजारों लोगों का हत्यारा था, और उसको जब मारा है इजराइल ने, तो निश्चित तौर पर उन तमाम परिवारों को न्याय मिला है। तो इजराइल की ओर से जो कदम उठाया जा रहा है, उसके लिए महबूबा मुफ्ती जो कदम उठा रही हैं, जो उनका परसेप्शन है, क्या उनको उसका लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो जब रिजल्ट आएंगे तब सामने आएगा। लेकिन ये जो है, ये आपकी आइडियोलॉजी को स्पष्ट कर देता है कि आप किस लाइन पर आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए, जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है उसका बहुत खासा कोई असर तो फिलहाल देखने के लिए नहीं मिल रहा है, लेकिन जाहिर तौर पर जब एक तबका इस तरीके से मौत का विरोध करता है, वो भी आतंकी की मौत का विरोध करता है, तो ये जाहिर तौर पे कहीं ना कहीं कई सवाल भी पैदा करता है। इस बीच देखिए, कश्मीर में इस वक्त क्योंकि चुनावी सरगर्मियाँ भी काफ़ी तेज़ हैं, तो पार्टीज़ अपने अपने एजेंडे के हिसाब से बयान देती हैं, रैलियों में लोगों को लुभाने की कोशिश करती हैं, और उसी कड़ी में कल जो घटनाक्रम कश्मीर में सामने आया वो देखने के लिए मिल रहा था। लेकिन फिलहाल अगर नसरल्ला की बात करें तो आप देखिए कि हिजबुल्लाह के बाद अब जो इजराइल है वो और ज़्यादा आक्रामक होता नज़र आ रहा है। जो अगला टारगेट है वो हूती जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। आज भी इजराइल की तरफ से हूतियों पर एक बड़ा एयर स्ट्राइक किया गया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि यमन में जो जवाब दिया जा रहा है, इसका पलटवार भी लक्ष्मी देखने के लिए मिला है, जहाँ पर अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया गया है यमन में। तो अब ये वॉर जो है वो और ज़्यादा आक्रामक होती चली जा रही है। देखना महत्वपूर्ण होगा कि इसका असर अब आने वाले समय पे क्या पड़ता है, और ईरान और इजराइल के रिश्तों पर किस तरीके से पड़ता है, क्योंकि अभी तक आप देखिए कि ईरान जो है वो पर्दे के पीछे से ही इन आतंकी संगठन को सपोर्ट करता रहा है। पहले हमास का खात्मा, उसके बाद हिजबुल्लाह की कमर तोड़ना, और अब हूती विद्रोहियों पर जिस तरीके से इजराइल वॉर जोन में अटैक कर रहा है, वो ये बताता है कि इजराइल निश्चय कर चुका है कि वो पूरी तरीके से इनके खात्मे के लिए आगे बढ़ रहा है। लेकिन इसका असर मिडिल ईस्ट में किस तरीके से होगा, इस्लामिक देशों पर किस तरीके से होगा, और कई खबरें तो ये भी हैं कि नसरल्ला की मौत पे इस्लामिक देश भी जो हैं वो भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसका भी असर जरूर देखना होगा। निश्चित तौर पर देखिए, चूंकि अब ईरान का जिक्र हुआ, तो ईरान और इजराइल की अदावत किसी से छुपी हुई नहीं है। हमास का जो हमला 8 अक्टूबर को 2023 को जो इजराइल पर हुआ, जाहिर है कि इजराइल की ओर से साफ तौर पर इसमें ये कहा गया था उस वक्त भी कि इसमें ईरान की सीधी तौर पर भूमिका है। ईरान की सपोर्ट के बिना हमास का इतना वो नहीं था कि वो हमला कर पाए, और ईरान ने लगातार हमास को समर्थन भी दिया, चाहे वो डिफेंस सिस्टम हो, चाहे इकोनॉमिक तरीके से उसको मदद करनी हो, तमाम चीज़ों से हमास की मदद की। तो जाहिर है कि ईरान ने हिजबुल्लाह को भी किस तरीके मदद दी, वो भी इजराइल से या दुनिया से छुपा हुआ नहीं है। हूती विद्रोही उनको भी लगातार ईरान की ओर से ही फंडिंग की जाती है। हूती विद्रोहियों की ओर से जब हिजबुल्लाह पर लगातार इजराइल के हमले बढ़े, तो हूती विद्रोहियों की ओर से लेबनान के जो सटे हुए इजरायली इलाके हैं उनको टारगेट किया गया। जिसके बाद आपको याद होगा कि यूएनजीसी में जब नेतन्याहू अपना भाषण दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि इस बार मेरा भाषण देने का कोई मूड नहीं था, मन नहीं था, लेकिन चूंकि इजराइल के खिलाफ, हमारे देश के खिलाफ, हमारे खिलाफ जो झूठ फैलाया जा रहा है, उस पर अपने तथ्यों को, अपनी बातों को और सत्यता को रखना मेरी जिम्मेदारी बन गई थी, इसलिए जो है मैंने यहाँ भाषण देना उचित समझा। और आपको याद होगा
कि यूएनजीसी में जब उन्होंने यूएन में अपना भाषण दिया, उसके करीब 1 घंटे बाद का ही वो वक्त था जब हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर आईडीएफ की ओर से हमले किए जाते हैं, जिसके बाद ये भी निकलकर बातें सामने आई कि सिर्फ और सिर्फ इंतजार था नेतन्याहू के अप्रूवल का, और जैसे ही यूएन में उनका भाषण खत्म होता है, वो फोन पर आईडीएफ के कमांडर जो भी अधिकारी थे उनसे बात करते हैं, और उसके बाद परमिशन दी जाती है और ये अटैक हो जाता है। एक और जो बड़ी बात जो कही गई नेतन्याहू की ओर से वो ये था कि दुश्मन ये ना समझे कि हमारी पकड़ उन तक नहीं है। तो जाहिर है कि इस बयान के मायने ये निकाले जा रहे थे कि क्या ये सीधा एक ईरान को मैसेज है। बात इसलिए भी बड़ी हो जाती है क्योंकि इस्माइल हानिया के बाद भी सबकी निगाहें ईरान पर टिकी थी कि क्या ईरान कोई बड़ा कदम उठाएगा, लेकिन इस्माइल हानिया की मौत के बाद भी रोमिता हमने देखा कि ईरान ने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया, वो वेट एंड वॉच की स्थिति में रहा। यहाँ पर भी हिजबुल्लाह की मौत, हिजबुल्लाह हेड की जब मौत हुई हसन नसरल्लाह की, इसके बाद भी दबाव ईरान पर जरूर बढ़ रहा है कि वो कोई कार्रवाई करे। जो रणनीति है वो लगातार आक्रामक होती चली जा रही है। इसके पहले हमने पेजर अटैक देखा, वॉकी टॉकी अटैक देखा। आपने देखा कि इजराइल लगातार अपनी नई रणनीतियों के साथ सामने आ रहा है, जो शायद हिजबुल्लाह के लिए समझना बेहद मुश्किल इस वक्त और ईरान के लिए समझना भी बेहद मुश्किल होता चला जा रहा है कि इजराइल का अगला कदम क्या होगा। और आप देखिए एक हायरार्की के तहत लगातार इजराइल अटैक कर रहा है। पहले हमास गाजा पट्टी में आपने देखा किस तरीके से वहाँ पर खात्मा हुआ, इसके बाद हिजबुल्लाह, और अब हूती विद्रोहियों के खिलाफ जो मोर्चा इजराइल ने खोला है वो जाहिर तौर पर ईरान को ही मैसेज देने के लिए है कि अगर हम इन सारे स्ट्रैटेजीज पर काम कर रहे हैं तो इसका सीधा मकसद यही है कि ईरान को ये समझा दिया जाए कि हर स्थिति के लिए इजराइल इस वक्त तैयार है। इस बड़ी खबर पर हमने आज आपके साथ डिस्कशन किया और ये समझने की कोशिश की कि आखिर नसरल्लाह की मौत को लेकर अलग अलग पहलू क्या सामने आ रहे हैं। निश्चित तौर पर, और आगे सबसे बड़ा सवाल यही, चूंकि हाशिम जो कि नसरल्लाह का चचेरा भाई है, उसने हिजबुल्लाह की कमान ले ली है, आगे इजराइल का क्या कदम होगा, अगला टारगेट ईरान होगा या हाशिम, इस पर रहेगी नजर।